हेलो एवरीवन, हाय, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे ज्योग्राफी की क्लास में। गाइस, कल क्लास ब्रेक हो गया था, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं होने दिया था। जो मेरे पुराने लेक्चर्स थे, वो लेक्चर्स में कोई कमी नहीं है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है कि मतलब सर ओल्ड है तो पुराना हो गया और उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर उसको दोबारा पढ़ा दीजिए, तो आप एक मैसेज कर दीजिएगा। अगर कोई एक बच्चा भी कह देगा कि सर हमें दोबारा वो लेक्चर पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लेक्चर बहुत अच्छा है जो मैंने आपको भेजा है, आपके हिसाब से अगर देखना चाहेंगे तो दो तीन बातें हैं। और आज का जो क्लास है वो आपकी लाइफ का सबसे शानदार क्लास होने वाला है। आज का जो क्लास मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे चीजों के बारे में जानोगे जिसके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते थे। आज हम यूपीएससी लेवल से मैंने क्वेश्चंस को उठाए हैं, जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस एशिया से पूछे गए हैं, और वो भी बहुत डेप्थ जाकर पूछे गए। तो उस चीज पर हमें क्या करना होगा, उस चीज पर थोड़ा सा हमें बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उसमें आपका फेवर चाहिए मुझे, कि जो भी मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज रहा हूं संडे टू संडे, चाहे अभी नॉर्थ अमेरिका का भी क्वेश्चंस टाइप हो गए हैं, वो भी इस संडे नॉर्थ अमेरिका का टेस्ट होगा। करीब 100-120 क्वेश्चन से, सोचिए इतने ज्यादा क्वेश्चन है आपके पास, 100-120 क्वेश्चन है, कितनी बड़ी बात है। तो जो भी मैं आपके पास पीडीएफ भेज रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पब्लिकली पढ़ाने नहीं आ रहा हूं, और मैं अपनी इस ज्योग्राफी फील्ड में बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा ले आने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको दे पाऊँ। और बिल्कुल बहुत लोगों का मुझे बातें होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, सत्यम हो गए, अमरजीत जी हो गई, ठीक है, अमरजीत से तो लगभग काफी बार बातें हो जाती हैं, चाहे, और उसके बाद सत्यम हो गए, बहुत सारे लड़के, अतुल हो गए, प्रभात हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मुझे नहीं आते, लेकिन बातें हो जाती हैं हर 2-3 दिन पर इन लोगों से। तो उन लोगों से पता चलता है कि सर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हमने ज्योग्राफी यहाँ पढ़ी वहां पढ़ी, लेकिन हमें अच्छा मिला, यहाँ से अप्रोच अच्छा मिला। तो मैं इतना चाहता हूं कि जो भी मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूं, वो पीडीएफ आप अपने फेसबुक पर, आप अपने व्हाट्सएप पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप चलाते हो, सो प्लीज गाइज आप उसमें शेयर करिएगा, ताकि मैं भी एक आगे अप्रोच अपने इंस्पायर टू गोल कर लेकर जाना चाहता हूँ कि भी एक आगे बढ़े अपनी लाइफ में। और बस आप लोग का साथ बना रहा तो मजा आएगा आप लोग के साथ काम करने में मुझे। और इंडियन ज्योग्राफी भी मैं इस बार पढ़ाने वाला हूं। इंडियन ज्योग्राफी ये एशिया कॉन्टिनेंट इस वीक में वर्ल्ड ज्योग्राफी का अंतिम संस्कार कर दूंगा, ये वादा करता हूं, लेट नहीं होगा आपकी क्लास का, ठीक है। आज का सेशन लंबा होगा तो इसको मैं दैंड कर दूंगा, ठीक है। ये हफ्ते दैंड, अगले मंडे से आपकी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। और इंडियन ज्योग्राफी बहुत लोगों ने आपने पढ़ा होगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का जो इस बार मैं तगड़ा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, उसको एक अलग नजरिए से मैं इस बार पढ़ाने वाला हूं। इंडियन ज्योग्राफी को एक बहुत अलग फॉर्मेट पर मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो वहां से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था, बस सहयोग आपका बना रहे लगातार हमारे साथ। और जो लोग भी पोल्ट्री वाली क्लास परचेज किए थे, आज से पोल्ट्री की भी क्लासेस जाएंगी, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो जो हम लोगों ने पिछले क्लास में लेक्चर में सेशन लिया था, उसमें हमने चीन की बातों को एनालिसिस किया था, चीन की चीजों को मैंने पढ़ा था कि चीन का जो उत्तरी क्षेत्र है, या ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है, जहां पर मैंचूरियन बेसिन का विकास हुआ था, उसका विकास आमुर नदी की सुंगरिया नदी जो थी उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ था। वह लौह इस्पात के लिए, लौह अयस्क के लिए, सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता था। इस बारे में मैंने ये पढ़ाया था। फिर चीन किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज का जो लेक्चर होगा वो प्योर का प्योर जो सेशन होगा, वो प्योर डिपेंडेंट होगा हमारे रिवर को लेकर। किस पर डिपेंडेंट होगा गाइस? वो प्योर किस पर होगा? रिवर्स पर डिपेंड होगा। रिवर वाला पोर्शन आज हम क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, चाइना के रिवर वाले पोर्शन को। इसमें जो सबसे पहला रिवर्स आएगा, इसमें सबसे पहला रिवर जो कहा जाएगा, उसे कहा जाता है आमुर, AMUR, आमुर रिवर कहा जाता है। यानी आमुर नदी के बारे में सबसे पहला रिवर अगर हम लोग कोई डिस्कशन करेंगे तो आमुर नदी को लेकर डिस्कशन करेंगे। बहुत मजेदार रिवर है ये, काफी बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अभी हम लोग जो फिलहाल में अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आमुर रिवर को लेकर पढ़ेंगे, और आमुर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड लग रहा है, शायद मार्कर में इंक नहीं है, मैं मार्कर में इंक भर लेता हूँ तो आपकी क्लास में स्टार्ट करा रहा हूँ। बहुत परेशान मत होइए, रिलैक्स माइंड होकर जितना पढ़ेंगे उतना मुझे मजा आएगा गाइस पढ़ाने में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा हम लोग आमुर नदी पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, आमुर नदी पर। तो अगर हम आमुर नदी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आमुर नदी के बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। किस बारे में? आमुर नदी के बारे में। अगर मैं ये कहूं कि जो हमारी आमुर नदी है
आमुर नदी का अगर हम ओरिजिन फॉर्म देखें, किसका देखें, ओरिजिन, अगर हम आमुर नदी की ओरिजिन देखें, इसका ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उद्गमित क्षेत्र देखें जहां से ये नदी निकलती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह नदी जो निकलती है इसे मंगोलिया, मंगोलिया प्लेट्यू, PLATEAU, मंगोलिया प्लेट्यू से निकलती है। यानी मंगोलिया का ये जो पठारी क्षेत्र है, इसी पठारी क्षेत्र से हमारी रिवर निकलती है। पहले इस पे बता देता हूं, फिर इस पे बताऊं तो ज्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, मंगोलिया प्लेट्यू से निकलती है। लेकिन जो हमारी आमुर नदी है, यह नदी जो हमारी आमुर नदी है, यह दो नदियों की संगम कही जाती है। दो नदियों के मिलने से आमुर नदी का निर्माण होता है। एक को, ठीक है, एक का नाम होता है आमुन नदी, एक का नाम होता है आमुन, आमुन नदी, और दूसरे का नाम होता है सीका नदी, सीका नदी। दूसरे का नाम क्या होता है, सीका नदी। ये दो नदियों के जब ये दो नदियां जब मिलती हैं तो इन दोनों नदियों के संगम को ही यह कहा जाता है आमुर नदी कहा जाता है। कभी भी पूछा जाए कि आमुर नदी किन दो नदियों के संगम को कहा जाता है, तो आमुन नदी या सीका नदी के संगम को कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं नदियों का जो संगम होता है, इन्हीं नदियों के संगम को, इन्हीं नदियों के संगम को क्या कहा जाता है, इन्हीं नदियों के संगम को कहा जाता है आमुर नदी कहा जाता है। ये पहला याद रखिएगा, आमुर रिवर कहा जाता है, आमुर रिवर के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर अगला सेक्शंस देखा जाए तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे माउथ को लेकर, MOUTH। माउथ का मतलब क्या होता है गाइस, मुहाना, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट, मैं जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखूंगा उस पर विशेष ध्यान दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नदी गिरती कहां पर है, तो एक जगह है जिसका नाम होता है गल्फ ऑफ टेरिटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गल्फ ऑफ टेरिटरी कहा जाता है। मैंने पढ़ा रखा है आपको, क्या कहा जाता है, गल्फ ऑफ टेरिटरी, गल्फ ऑफ टेरिटरी कहा जाता है। मतलब टेरिटरी की खाड़ी में जाकर यह नदी क्या करती है, गिर जाती है। कौन सी, आमुर नदी गिर जाती है। मेरी बात को समझिएगा, कौन सी नदी, आमुर नदी जाकर क्या करती है, गिर जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर देखा जाए आमुर नदी में, तो इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी है गाइस, इसकी एक क्या है, इसकी एक सहायक नदी भी है। किसकी, इसकी एक सहायक नदी, जो कल पढ़ाया था, उस नदी का नाम होता है सुंगारी नदी, सुंगारी नदी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, सुंगारी नदी जो है वो इसकी क्या कही जाती है, सहायक नदी के रूप में क्या की जाती है, जानी जाती है। ये बात मैंने आपको कल क्या किया था, कल बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, सुंगारी नदी, ठीक है, सुंगारी नदी क्या है, इसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, हर एक एक पॉइंट्स को जितना समझ पाएंगे, जितना कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, याद होगा। ठीक है, ये हो गया आपकी सुंगारी नदी हो गई। ये इसकी क्या है, सहायक नदी के रूप में क्या की जाती है, जानी जाती है, सुंगारी रिवर। बहुत ध्यान समझिएगा। और अगर हम इस सुंगारी रिवर को लेकर बात करें, तो मैंने आपको इस सुंगारी रिवर की क्या विशेषता बताई थी। मैंने सिंगारी रिवर की ये पहली विशेषता बताई थी कि यह किस तरह के बेसिन का निर्माण करती है। ये किस बेसिन का इसने क्या किया, बेसिन का, किस बेसिन का इसने क्या किया है, निर्माण किया है। तो अपने भली भांति कल मैंने पढ़ा रखा था, यह मैंचूरियन बेसिन का निर्माण की थी। बताया था मैंने, यह किस बेसिन का निर्माण की थी इसने, तो मैंचूरियन, रियल बेसिन का इसने किया, रियल बेसिन का क्या किया था, इसने निर्माण किया था। तो याद रखिएगा, ये क्या हो गया, मैंचूरियन बेसिन हो गया। इसने किसका निर्माण किया था, मैंचूरियन बेसिन का इसने क्या किया था, निर्माण किया था। याद रखिएगा, ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब हम अगला जो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा इसमें, जिसको हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है, वह ये पढ़ना है कि आमुर नदी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बन जाती है हमारे, कि यह नदी हमेशा एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हमारी आमुर नदी, मैं लिख देता हूं, ये जो आमुर नदी है, आमुर जो रिवर है, आमुर रिवर जो है, आमुर रिवर, वो क्या करती है, रशिया, RUSSIA, रशिया व चाइना के बीच, रशिया व चाइना के बीच, रशिया व चाइना के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों,
प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है, सीमा बनाती है। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बताइए, कितना बढ़िया पॉइंट है। और ये एग्जाम में सबसे कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है कि वह कौन सी रिवर है जो रशिया और चाइना के बीच, जो रशिया और चाइना के बीच क्या करती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। उस रिवर के बारे में क्या किया गया, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना चीजों को क्लियर कर लिए, तो अब हम थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं। आप सबको एक चीज तो पता होनी चाहिए, मैंने बताया कि दो नदियों से मिलकर बना है। ऊपर वाली सीका नदी होती है, ऊपर वाली सीका नदी है, और नीचे वाली नदी कहलाती है आमूर नदी। ये दोनों नदियां, इन दोनों नदियों के संगम को ही क्या कहा जाता है, आमूर नदी। और इस मंगोलिया क्षेत्र से होते हुए ये कहा जाती है रशिया और चाइना। ये चाइना है, ये रशिया है, ये क्या है भैया, ये आपका रशिया, RUSSIA, रशिया। और ये क्या है दोस्त, चाइना है, दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। तो ये मंगोलिया प्लेट्यू में, मैं यहाँ बहुत बड़ा करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। ये सीका नदी है, रेड वाला सीका नदी है, मैं दिखा देता हूँ। रेड वाली जो है वो सीका नदी है, ठीक है, और जो ब्लैक वाली है वो आमूर नदी है, ठीक है। और जो आमूर नदी है, आमूर नदी किससे, व्हाइट ब्लू से दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो यह यहाँ से निकलती है और ये रशिया और चाइना के बॉर्डर पर होते हुए, कहां पर, बॉर्डर पर इस तरीके से होते हुए ये फिर ऊपर जाती है और जाकर गल्फ ऑफ टेरिटरी की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर आपका एक छोटा सा वो आता है, खाड़ी आता है, जिसे गल्फ ऑफ टेरिटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइज, गल्फ ऑफ टेरिटरी कहा जाता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ टेरिटरी कहा जाता है। तो यहां लिख लेंगे गल्फ ऑफ टेरिटरी। देखिए कितनी आसानी से समझाया मैंने, गल्फ ऑफ टेरिटरी, TARTARY, गल्फ ऑफ टेरिटरी में क्या करती है, गिर जाती है। और यही नदी आपकी क्या कहलाती है, आमूर रिवर कहलाती है, आमूर रिवर कहलाती है। यही होता है आपका आमूर रिवर, आमूर नदी कहलाती है। तो पहली नदी आप लोगों को मैंने क्लियर कराया आमूर नदी के बारे में। इतना ही ज्यादा इसके पॉइंट्स होते हैं और इससे ज्यादा इसके पॉइंट्स कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी करो और हम लोग अब आगे अपनी रिवर को लेकर आगे बढ़ते हैं। फटाक से इसको कंप्लीट करिए आमूर रिवर के बारे में, ठीक है, जल्दी से करिए आमूर रिवर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। एक एक चीज को देखो बहुत आसानी से समझता है। मैं अभी नए ट्रेंड पर भी काम करने वाला हूं, मतलब अब जैसे कह ले कि जैसे ये सोचने वाला हूं, अभी नहीं करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से उस पर काम करूं। उस पर मेरा काम चल रहा है कि जैसे पार्टिकुलर एक एक विशेष कंट्री को लेकर बात करूं। जैसे वेनेजुएला को उठा लो, जो करंट में रहे, जैसे मान लो भी करंट में चाइना को लेकर चल रहा है, चाइना का किन किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार है, या कभी कंबोडिया को ले लिया जाए, कभी पाकिस्तान क्षेत्र को ले लिया जाए, कभी इंडिया के कुछ विशेष क्षेत्र को ले लिया जाए। ऐसे ऐसे अगर क्षेत्रों को लेकर हम लोग चलेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हम लोग क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे बहुत अच्छे से। इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पर नदी हम लोग बताना चलेंगे। चलिए अब जो हम लोग रिवर पढ़ने जा रहे हैं ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंटेंट भी आपको यहां से मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों तैयार हो जाओ, हाथ पैर बांध के, और बहुत तगड़े तरीके से तैयार हो जाओ। सबसे पहली बात, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हुआंग हो रिवर। क्या पढ़ने वाले, हुआंग, ठीक है, क्या पढ़ने वाले भैया, हुआंग, हुआंग हो रिवर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले गाइस, हुआंग हो रिवर, दिख रहा होगा आप लोगों को, हुआंग हो रिवर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रिवर है। इसको बहुत बारीकियों से पढ़ा जाएगा और बहुत एक एक पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रख कर पढ़ेंगे। हुआंग रिवर का सबसे पहले गाइस, अगर हम हुआंग रिवर की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे, हुआंग रिवर की अगर हम बात करें, तो हुआंग रिवर में सबसे पहला पॉइंट अगर आपके मन में आता है तो वो क्या आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि सर हुआंग रिवर सबसे पहले तो किस देश से बिलोंग करता है। तो अगर देश देखोगे तो किससे बिलोंग करता है, चाइना से बिलोंग करता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, किसके, हुआंग रिवर की अगर हम ओरिजिन की बात करें, तो इसका ओरिजिन कहां से होगा,
तो आपको मैं बता दूं कि चाइना में ये बहुत बड़े क्षेत्र में तिब्बत के पठार का विस्तार पाया जाता है, आप सब जानते हो। चाइना में एक बहुत बड़े क्षेत्र में तिब्बत के पठार का विस्तार पाया जाता है, ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। तो यहां पर तिब्बत के पठार में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि बनाने का मतलब कि मैप बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। जितना मैप फ्री रहेगा उतना ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो सीधे सीधे लिखा जा सकता है कि तिब्बत प्लेट्यू से होता है। तिब्बत प्लेट्यू से इसका क्या होता है? तिब्बत प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, यानी उद्गम होता है। और अगर हम बात करें कि जब इसका फ्लो देखा जाए, इसका फ्लो का मतलब क्या होता है? FLOW। अगर हम इसकी फ्लो देखें तो इसका जो फ्लो होता है वो फ्लो कहां पर होता है? चाइना में होता है। कहां पर होता है? चाइना में होता है। ध्यान रखिएगा, इसका फ्लो क्या होता है? चाइना में होता है। पहली बात इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो जब ये चाइना में, अगर याद रखिएगा, जब ये चाइना में क्या करती है? प्रवाहित होती है। जब एक सेकंड यहां फ्लो में देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। चाइना में जब ये नदी प्रवाहित होती है तो यह नदी लोएश मैदान से जाती है, तो लोएश मैदान से प्रवाहित होती है। लोएश मैदान में क्या होती है? प्रवाहित होती है। जो लोएश का मैदान है वो मैदान इन्हीं क्षेत्रों में कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। जो लोएश का मैदान है कुछ इस तरीके से इन्हीं क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है? लोएश का मैदान कहलाता है। अब आपके मन में आएगा कि सर लोएश का मैदान का मतलब क्या होता है? लोएश मैदान क्या होता है? सबसे पहली बात ये आपका इस तरह से लोएश का मैदान होता है, ठीक है। और मैं बता दूं क्या होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यह नदी कुछ इस तरीके से जाती है, यह नदी यहां से निकलती है और कुछ इस तरीके से होते हुए, फिर इस तरीके से होते हुए, फिर इस तरीके से होते, फिर इस तरीके से होते हुए, फिर ये ऐसे होते हुए, फिर यह नदी जाकर यूं इस तरीके से यहां गिरती है। और ये जो आपको मैंने खाड़ी पढ़ा रखा था, इसे गल्फ ऑफ ओहायो कहते हैं। अगर आपको याद होगा गाइस, तो मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बताया था। इसे कहते हैं गल्फ ऑफ ओहायो, ओहायो बताया था, यानी गल्फ ऑफ ओहायो की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? गल्फ ऑफ ओहायो की खाड़ी कहा जाता है। तो देखिए, जब यह नदी निकलती है इस तिब्बती क्षेत्र से तो चाइना में प्रवाहित होते हुए जब आगे बढ़ती है तो इसे लोएश मैदान से प्रवाहित होना पड़ता है। लोएश मैदानी क्षेत्र में, लोएश मैदान से इसे क्या होना पड़ता है? प्रवाहित होना पड़ता है। लोएश मैदान से क्या होना पड़ता है भैया? इसको लोएश मैदान से प्रवाहित होना पड़ता है, याद रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार यहां से क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। लोएश मैदान से प्रवाहित होती है। इस कारण जो होता है, इस लोएश मैदान में जो होता है, यहाँ पर पीली मिट्टी की प्रधानता। लोएश मैदान का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रेत हो गया, यहाँ पर क्या है? रेत का ढेर है और विंड, हवाएं चलने लगी। जब हवाएं चलेंगी तो ये रेत उड़ेंगे और जाकर किसी दूसरे स्थान पर ये रेत क्या हो जाते हैं? ऐसे जमा हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैदानों को क्या कहा जाता है? ऐसे रेत जो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाकर जम जाते हैं, उन्हीं रेत के मैदान को क्या कहा जाता है? लोएश कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसी लोएश के मैदानी क्षेत्र से होकर क्या करती है? गुजरती है हमारी कौन सी? हुआंगहो नदी। दरअसल यहाँ का जो क्षेत्र है वहां पर पीला क्षेत्र ज्यादा है। पीला का मतलब हमारा रेत होता है वो कैसा होता है? पीला दिखता है, पीले कलर का होता है कि नहीं होता? प्योर पीला कलर का। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र से ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, प्रवाहित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्रवाहित होने के अगर कारण शब्द लगा है तो कारण शब्द के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा होगा। क्या राज छिपा है? कि इस हुआंगहो रिवर को येलो रिवर कहा जाता है। WYELLOW, येलो रिवर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? येलो रिवर कहा जाता है। बात पकड़ में आ गई? तो हुआंगहो रिवर का एक और नाम है जिसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। येलो रिवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लोएश के मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होती है और लोएश का मैदान एक रेत का मैदान है, एक पीले रेत का मैदान है। जब नदी वहां से बहती है तो उस नदी का रंग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको येलो रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बड़ा एक आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि येलो रिवर पूछा जाए कि हुआंगहो रिवर को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो कहोगे जी बिल्कुल जाना
जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखा जाए, अगर हम बात करें कि इस नदी के माउथ की बात करें, इसका माउथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माउथ का मतलब मुहाना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है इसके इंपॉर्टेंस को। दरअसल इसकी मुहाने की हम एक बार इसको हटाते हैं, दूसरी बातें पहले कर ले तब हम समझाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यह नदी जो अगर बात करें इस रिवर की बात करें, किसके होंगहो रिवर की अगर बात करें, तो ये समय समय पर, याद रखिएगा, ये नदी क्या करती है, समय समय पर क्या करती है, मार्ग परिवर्तित करती है। समय समय पर क्या करती है, मार्ग परिवर्तन करती है। समय समय पर क्या करती है भैया, मार्ग परिवर्तन करती है। बहुत ध्यान समझिएगा, समय समय पर क्या करती है, मार्ग परिवर्तन करती है। मार्ग परिवर्तन करने का मतलब कि अपनी थोड़ा सा दिशा में, जैसे यूं ऐसे फ्लो में तो थोड़ा सा दिशा बदलकर फिर बहने लगती है। ये एशिया की एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एशिया की वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक समय पर सर्वाधिक बार अपने मार्ग में परिवर्तन ले आती है, तो वो नदी कहलाती है हुआंगहो नदी। तो यहां से एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा कि यह नदी क्या करती है, यह नदी समय समय पर अपने मार्ग का क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो समय समय पर मार्ग परिवर्तन जब करेगी तो मार्ग परिवर्तन करने के कारण, मार्ग परिवर्तन करती है, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, मार्ग परिवर्तन करने के कारण क्या होता है, बाढ़ आती है, बाढ़ की संभावना होती है। क्या होती है, बाढ़ की संभावना बनती है। क्या होती है भैया, बाढ़ की संभावना बन जाती है, संभावना बन जाती है, ठीक है। बाढ़ की क्या होती है, संभावना हो जाती है, और इसी बाढ़ की संभावना के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, किसको, इस रिवर को क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। ये भी पॉइंट क्लियर करा दिए, चीन का क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो चीन का शोक किसे कहा जाता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कहिएगा कि चीन का शोक येलो रिवर यानी होंगहो नदी को कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। इसे किसका शोक कहा जाता है, तो इसे चीन का शोक कहा जाता है। इसे चाइना का क्या कहा जाता है, इसे चाइना का क्या कहा जाता है, चाइना का शोक कहा जाता है, यानी चीन का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। एकदम प्रोफार्मा समझ में आ रहा होगा, मेरे लेक्चर पर ज्यादा ध्यान देना, कंटेंट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मैंने होंगहो रिवर को बताया, दिमाग में छप जाना चाहिए, वो मैप देख लो। हमने बताया कि होंगहो रिवर, होंगहो नदी चाइना की एक विशेष नदी कही जाती है, जिसका ओरिजिन इस क्षेत्र के तिब्बती पठार से होता है, तिब्बती पठार लिखा। इसका फ्लो जो होता है वो चाइना में होता है, मैंने चाइना में बताया। और मैंने ये भी बता दिया कि यह एक लोएस्ट मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है, किससे, लोयस मैदान से होकर गुजरती है। किस मैदान से गुजरती है भैया, लोएस्ट मैदान से होकर यह नदी क्या करती है, गुजरती है, लोएस्ट मैदान से। और वहां पर प्रवाहित होने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, इसलिए इसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात हमने एक चीज पर डिस्कशन किया कि ये जो रिवर है वो समय समय पर अपना क्या करती है, मार्ग परिवर्तन करती है, और परिवर्तन करने के कारण बाढ़ की संभावना सबसे ज्यादा बनती है और बाढ़ ले आती है, और इसे चीन का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको इतना याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो? अब हम लोग माउथ वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम लोग माउथ वाले चीजों को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेंगे। चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग माउथ पर आते हैं। ये कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माउथ। माउथ का मतलब क्या हो गया, मुहाना। शायद आप लोग को ये कंटेंट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मुझे पूरा का पूरा भरोसा है आप पर, कोई डाउट नहीं करने दूंगा। माउथ की लेकर बहुत सारी चर्चाएं होंगी। सबसे पहले यह जो नदी अपना माउथ बनाती है, आप सबको पता है कि माउथ कहां बनाती है, गल्फ ऑफ टेरेट्री। तो सबसे पहले तो यही लिख लो, यह नदी जो अपना मुहाना बनाती है वो कहां बनाती है, गल्फ ऑफ टेरेट्री बनाती है। लेकिन एक प्रश्न यहां से यह बनता है कि यह नदी समय समय पर क्या करती है, मार्ग परिवर्तन करती है। तो मार्ग परिवर्तन करने के कारण यह एक, यहां पर मैंने आपको एक, यहां पर मैंने सागर पढ़ाया था, यहां पर मैंने आपको एक सागर पढ़ाया था, और शायद इस सागर का नाम जो था उसे येलो सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, येलो सी कहा जाता है। तो जो ये होंगहो नदी है, इसका मैं जो मार्ग इसका मैंने क्या बताया था, गल्फ ऑफ टेरिटरी में ये क्या करती है, अपना माउथ यानी मुहाना बनाती है।
और ये कहा जाता है ये अपने जब मुहाना बनाती है तो ये अपने मुहाने पर विश्व के सर्वाधिक अवसादों का क्या करती है, निक्षेप करती है। यानी अपने द्वारा जो भी मालवा ले आती है वो सभी मालवाओं को ले जाकर कहां पर इकट्ठा कर देती है, गल्फ ऑफ बोहाय की खाड़ी में कर देती है। जितना निक्षेप अपने अवसादों का जितना जमाव यह नदी करती है, विश्व की और कोई भी नदी नहीं करती है। तो एक पॉइंट यहां लिख लेंगे कि यह नदी जो है, यह नदी एक लिख लेंगे बहुत छोटा सा, यह नदी अपने मुहाने पर विश्व के सर्वाधिक अवसादों का निक्षेप करती है। ये पॉइंट लिखवाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा इसको पूरा डिटेल लिखवा दिया सर। ये पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा अभी ये कहां, अभी ये नदी अपना वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति, ये क्या वर्तमान स्थिति है। लेकिन अगर पूर्व पूछा जाए कि यह नदी पूर्व अपना माउथ कहां बनाती थी, पूर्व स्थिति क्या थी, तो पूर्व स्थिति में एक बात याद रखना है, इससे पहले स्थिति क्या थी कि यह जो नदी है, यह नदी पहले गल्फ ऑफ बोहाई की खाड़ी में न गिरकर कहां गिरती थी, येलो सी में गिरा करती थी। पहले यह नदी कहां गिरा करती थी, येलो सी में। देखो मैं कितनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं क्योंकि सब यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अब जाकर पेपर ढूंढ के कर लेना। 2007 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि वहां वो नदी गल्फ ऑफ बोहाई यानी गल्फ ऑफ बोहाई की खाड़ी में गिरने से पूर्व या इसमें वर्तमान में यहां पर जाकर गिर रही है, उससे पूर्व यह किस सागर से संबंधित थी, तो येलो सी से संबंधित थी। यानी इसने अपना इतना ज्यादा मार्ग परिवर्तन कर लिया कि मार्ग परिवर्तन करने के कारण येलो सी का सफर छोड़ किस सफर को उसने तय कर लिया, गल्फ ऑफ बोहाई की खाड़ी को तय कर लिया। तो आप याद रखिएगा, कभी पूछा जाए, कोई एग्जाम में कोई पूछ दे कि बताओ पहले येलो सी में बहती थी फिर अब गल्फ ऑफ बोहाई में क्यों चली गई, तो आप बिल्कुल प्यार से मुन्ना चाय पिलाकर कहना कि भाई इतना ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने लगी कि वो जाकर गल्फ ऑफ बोहाई में अपना जल गिराना शुरू कर दी। तो ये जो पूर्व स्थिति यानी जो पहले जो अपना ये माउथ बनाती थी वो येलो सी। अब कहोगे सर इसका नाम येलो सी क्यों रखा गया, क्योंकि भाई ये बताओ, एक तो पहले बात तो ये लोएस्ट क्षेत्र से होकर जा रही है, लोएस्ट के मैदान से होकर जा रही है, तो अपने साथ पीले पीले सब बालू रेत लेकर जाएगी। तो जब उन रेतों को वहां पर गिराते हैं तो वहां का जो सागरीय जल होता है वो पीला पीला दिखने लगता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पीत सागर, हिंदी में उसको पीत सागर कहते हैं और इंग्लिश में इसी को येलो सी के नाम से भी जाना जाता है। बोलो यहां तक कि भैया पूरी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मुझे लगता है कि समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से, भैया कोई दिक्कत नहीं हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, अब हम थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर इसके मुहाने पर कुछ शहर भी आते हैं, ठीक है, इसके मुहाने पर कुछ शहर भी आते हैं। शहर में सबसे पहले हम देखेंगे बीजिंग शहर को देख लेंगे, बीजिंग देखा जाए, क्या देख लिया जाएगा भैया, बीजिंग देख लिया जाएगा। बीजिंग शहर पूछा गया है कि बीजिंग जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि किस नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लोग लिख लेंगे वो लिखेंगे बीजिंग शहर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भैया, बीजिंग शहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या लिखेंगे, शहर लिख लेंगे। अच्छा शहर, दो शहर आते हैं, ठीक है, दो शहर आते हैं। एक शहर जो आता है उसको कहते हैं सांसी सैनी कहा जाता है, एक शहर का नाम होता है सांसी सैनी कहा जाता है, सांसी सैनी कहा जाता है, ठीक है, सांसी और सैनसी कहा जाता है, सैनसी कहा जाता है। एक शहर ये हो गया। दूसरा जो शहर होता है उसे बीजिंग कहा जाता है, बीजिंग कहा जाता है, ठीक है, दो शहर आते हैं। लेकिन ये शहर जो है वो इसके मुहाने पर नहीं आता है, मैंने लिख दिया है क्योंकि वो बीच में यहीं पर आता है, मैं दिखा देता हूं लोकेट करके। ठीक है, यहां पर आता है बीजिंग शहर, यहां पर आता है, और एक शहर और यहां पर आता है। ये तीन शहर हैं, इन तीनों का मैं कोड लिख दूंगा, जैसे सांसी सैनी लिखा है,
ये सांसी हो गया और ये सैंसी हो गया। तो हम यहां पर छोटा सा पॉइंट देके लिख लेंगे, एस लिख लेंगे, यहां पर बी लिखा गया, यहां पर बी, बीजिंग से बी लिख लेंगे। और एक आता है तियानजान आता है, क्या तब ये तियानजान आता है, तियानजिन आता है, ये क्या होता है तियाजिन होता है, ठीक है, तियाजिन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तियाजिन। तो जो दूसरा होता है एक और यहाँ पर पोर्ट आता है, ये क्या है, पोर्ट है, पीओआरटी पोर्ट है, इसे कहा जाता है तियाजिन, कहा जाता है तियाजिन बंदरगाह, तियाजिन पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों देखो कितना प्यार से एक एक चीज को समझेगा, थोड़ा सा बहुत चीजें समझाना पड़ता है यहाँ पर, तब जाकर कोई क्लियर होगी रिवर। तो सांसी सैनी जो है वो यहाँ पर पड़ता है, मुहाने पर नहीं है, इसलिए मैंने टिक कर दिया, याद रखिएगा। इस नदी किनारे सांसी सैनी हो गया, बीजिंग हो गया, पोर्ट बीजिंग हो गया, पोर्ट तियाजिन हो गया। अब सांसी जो सैंसी है यह कोयले भंडार के लिए सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो यहाँ लिख लेंगे कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लिख लेंगे कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, लिख लेंगे कोयला भंडार। ये जो शहर है क्या है, कोयला भंडार उद्योग कहा जाता है इसको, कोयला भंडार उद्योग कहा जाता है। तो ये वाला भी पॉइंट सब लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, कोयला भंडार उद्योग के लिए सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, ये फेमस है, याद रखिएगा। देखिए हर एक एक चीज को जितना ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे उतना ही ज्यादा मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। वहीं अगर बीजिंग की बात करें, बीजिंग देख लिया जाए, बीजिंग शहर भी क्या है, इसी नदी के किनारे स्थित है, तो बीजिंग हो जाएगा। और तियानजिन जो है यह इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, ये हो जाएगा प्रमुख बंदरगाह है यहाँ का, क्या है ये, यहाँ का क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह हो गया, प्रमुख बंदरगाह हो गया। तो इतने चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या क्या ध्यान में रखना है, तियानजिन, तो यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ, टी समझ जाइएगा, टी से होता है तियानजिन होता है, टी से क्या हो जाएगा गाइस, तियानजिन हो जाएगा, क्योंकि पूरा लिखा जाएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इस होंगहो रिवर के बारे में इतने सारे सेक्शंस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। क्या क्या सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा, आपके सामने की सारी चीजें मैंने बहुत कम चीजों में समेट कर मैंने रख दिया है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और गारंटी देते हैं इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आप जाकर कहीं भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बीजिंग अगर पूछा जाए, बीजिंग क्या है, बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना, क्या बीजिंग क्या है, तो लिख लेंगे कैपिटल ऑफ चाइना, छूट गया था, कैपिटल ऑफ चाइना, यानी चाइना की राजधानी क्या कहलाती है, बीजिंग कहलाती है। और पूछा जाए कि बीजिंग किस नदी के किनारे स्थित है, तो बीजिंग हुआंगहो रिवर के किनारे स्थित है या फिर येलो रिवर के किनारे स्थित है। तो ये सारे के सारे कंटेंट आपके माइंड में याद होना चाहिए, बात यहीं पर होती है खत्म। चलिए देख लीजिए, और एक चीज और बता दें, इसकी वजह से, इस नदी की वजह से चाइना को बहुत बड़ा क्या करना पड़ता है, बहुत बाढ़ों का सामना करना पड़ता है। खैर चाइना इतनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके इस नदी में बहुत सारे ऐसे डैम का निर्माण कर दिया है, जिसकी वजह से अब बाढ़ बहुत कम आते हैं इसमें, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी की तरफ। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ ना, सोच लेना मैं खोपड़ी खोल दूंगा तुम लोग की, बता रहा हूँ मैं। जितना चिल्ला रहे थे ना कि सर पढ़ा नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, अगर इतनी रिवर भी पढ़ने के बाद देखो। पर मैं ये चाहूंगा कि आज का जो लेक्चर आप सेशन ले रहे हो मेरा, इस सेशन के बाद आपका कमेंट्स जरूर आना चाहिए दोस्तों, और प्लीज यार कमेंट्स जरूर कर देना। पता है तुम लोग की कमेंट्स की वजह से मुझे इतनी ताकत मिलती है ना, कि मुझे मजबूर होकर और ज्यादा पढ़ाने का मन करता है। अगर कमेंट्स नहीं करोगे तो मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा, ये भी बता देता हूँ, बहुत कम पढ़ाऊंगा, इतना कम पढ़ाऊंगा कि तुम लोग कहोगे सर बेकार कर दिए, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं सर, ऐसे सब टरका दिए काम वालों का। तो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बढ़िया से पढ़ना पढ़ लो मेरे साथ। चलो हो गया, तो इसमें गर्मी बहुत वाट लग जाती है, लेकिन खैर पूरा सेशन खत्म करेंगे आज पढ़ा के आप लोगों को। ये क्लियर हो गया, चलो अब हम लोग हेडिंग डाल दो, यांगशी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब सेकंड रिवर जो आता है वो रिवर कहलाता है यांगसी रिवर कहलाता है गाइस। क्या कहलाता है गाइस, यांगसी रिवर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्त, यांगसी रिवर के बारे में। तो हेडिंग डालो यांगसी नदी के बारे में, यांगशी नदी, यहां लिख लो यांगसी रिवर, यांगसी नदी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, सेकंड जो रिवर हो उसको लेकर। तो सबसे पहले यांगसी रिवर एक, चलो
यांगसी रिवर के अगर बारे में हम लोग बात करेंगे तो यांगसी रिवर किससे रिलेट करता है? तो यांगसी रिवर सबसे पहले किस देश से बिलोंग करता है? थोड़ा सा कुछ मेन जो बातें उसको पढ़ लेते हैं। ये चाइना से बिलोंग करता है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये चाइना से बिलोंग करता है। यांगसी रिवर की एक इंपॉर्टेंस बात है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना एंड एशिया कॉन्टिनेंट, यानी यह चाइना की और पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपके एग्जाम में। तो यहां एक पॉइंट लिख लेना कि दिस रिवर, या हटा दो, सीधे सीधे लिखो यहां पर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना एंड एशिया कॉन्टिनेंट, यानी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना एंड एशिया कॉन्टिनेंट। यह जो नदी है यांगसी नदी, यह लॉन्गेस्ट रिवर कही जाती है किसकी? चाइना की, यानी चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की भी सबसे लंबी नदी इसी को कहा जाता है। पहला पॉइंट हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो चीन का शोक आपको बता रखा था किसे कहा जाता है। चलिए अब हम लोग इसमें जो चीजों को देखेंगे बहुत अच्छे से, उसको क्या देखने वाले हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग इसका ओरिजिन देख लेते हैं, किसका ओरिजिन कहां से होता है। सेम प्रोसेस होगा, जो ओरिजिन आपका कहां से होता था होंगहो नदी का, वही इसका भी ओरिजिन होगा। इसका ओरिजिन सीधे लिख लो, तिब्बत प्लेटिव लिख लो, तिब्बत का पठार लिख लो, यही से होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तिब्बत का पठार होगा, ठीक है? तिब्बत का पठार का सेक्शन हो जाएगा, याद रखे रहना। तिब्बत प्लेटिव हो जाएगा, फ्लो अगर देखा जाए, बिल्कुल फ्लो अगर देखेंगे हम, इसका फ्लो यहीं पर डिस्कशन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्लो देखा जाए तो इसका फ्लो कहां होता है? चाइना में होता है। जब ये चाइना में प्रवाहित होती है, चाइना में इस नदी का जब प्रवाह होता है, जब इस नदी में चाइना क्या करती है? यह नदी जो है नदी प्रवाहित होती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्रवाहित होती है। यानी जब हमारी यांगसी नदी चाइना में क्या होती है, चाइना में जब यह नदी क्या होती है, यह नदी प्रवाहित होती है, तो इसे एक तरह के मैदान देखने को मिलता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है उसे सिचुआन बेसिन, मैंने बताया था जब डेजर्ट पढ़ाया था तो मैंने आपके बारे में बताया था, उसे सिचुआन कहा जाता है। एक बेसिन मिलता है, क्या बोलते हैं? सिचुआन। और इसी का एक और नाम है जिसे कहा जाता है रेड बेसिन कहा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या होता है गाइस, जब यह चाइना में यह नदी प्रवाहित होती है, जब यह नदी चाइना में क्या होती है? प्रवाहित होती है, तो उसे एक बेसिन मिलता है और उस बेसिन का नाम क्या होता है? सिचुआन या रेड बेसिन होता है। ये कैसा होता है? तो यह लाल बलुआ पत्थर होता है, लाल बलुआ क्षेत्र होता है, या लाल बलुआ मैदानी क्षेत्र लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। लाल बलुआ मैदानी क्षेत्र होता है। सबसे पहली बात तो यही याद कर लेना, ठीक है? क्या होता है? लाल बलुआ मैदानी क्षेत्र। एग्जाम में पूछेगा कि सिचुआन बेसिन या रेड बेसिन कहां पर है, तो चाइना में है, यह बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट तो इसे चीन की वाटिका कहा जाता है। इसे कहते हैं चीन की वाटिका कहा जाता है। चीन की क्या कहते हैं? वाटिका कहा जाता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसे कहा जाता है चीन की वाटिका कहा जाता है। चीन की क्या कहा जाता है? वाटिका। क्यों कहा जाता है मैं डिस्कशन में बताता हूं। वाटिका कहने का शब्द क्या होता है? वाटिका का मतलब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। जैसे कहा गया था ना, हनुमान जी गए थे तो लंका की जो वाटिका क्षेत्र था उसको बहुत तास नस कर दिए थे, क्योंकि वहां बहुत सारे फल थे तो हनुमान जी को खाना तक खा लिए। उसी तरीके से चीन का भी वाटिका कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि कृषि का विकास हुआ है इस क्षेत्र में, ठीक है? कृषि का विकास हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? इस क्षेत्र में कृषि का अत्यधिक विकास हुआ है। कृषि का अत्यधिक विकास देखा गया है। कृषि का क्या देखा गया है?
अत्यधिक विकास देखा गया है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, कृषि का क्या देखा गया है? अत्यधिक विकास देखा गया है। और आपको पता है हम जब भी पढ़ते हैं चावल, गेहूं प्रोडक्शन के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन। गेहूं का कौन करता है? चीन। जी बिल्कुल, यह वह शहर है सिचुआन और रेड बेसिन जहां से चाइना सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। तो यहां लिख लेंगे एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन। चावल का सर्वाधिक उत्पादन, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट रैंक यहां लिखेंगे, हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे चावल के मामले में क्या है? चावल के मामले में लिख लेंगे वर्ल्ड फर्स्ट रैंक, यानी इसका सबसे विश्व में क्या है? पहला स्थान में आता है। चावल के मामले में चाइना आपका आता है। अब हम नदी के रेफरेंस को थोड़ा सा समझा दें ताकि क्लियर हो जाए, आपके रिवर वाला भी पोर्शन आपका क्लियर हो जाए। तो ये रिवर कुछ यहां से इस तरीके से निकलती है और काफी लंबी है, और कुछ इस तरीके से, इस तरीके से होते हुए, कुछ इस तरीके से होते हुए यहां जाकर कर जाती है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना गाइस, ये पूरा का पूरा एरिया, ये एक अलग एरिया कहा जाता है। इसे ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। सब लोग पढ़े होंगे तो जानते हो, इसे ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा, ठीक है, ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, रिवर ईस्ट चाइना सी कहा जाता है। यही आपकी क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। और अगर आप पूछोगे कि सर ये सिचुआन बेसिन कहां पर है, तो गाइस यहीं पर आपका आता है सिचुआन बेसिन आता है। यही आपका आता है सिचुआन बेसिन। तो इसे हम लिख लेंगे, इसे तो लिखा जा सकता है रेड बेसिन, RED बेसिन, बी से बेसिन समझ लीजिएगा। यही कहलाता है, रेड बेसिन कहलाता है। और जानते हैं इसी की वजह से रेड बेसिन या रेड वजह से होने के कारण, ठीक है, या कह सकते हैं कि जब इस क्षेत्र में नदी प्रवाहित होती है, लिख सकते हैं कि जब इस क्षेत्र में नदी प्रवाहित होती है, नदी प्रवाहित होती है तो उसका रंग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसलिए यांगसी नदी को रेड रिवर कहा जाता है, रेड रिवर कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, होल्ड करिएगा। चलो भैया, ठीक है, तो यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारे, मैं रिवर के नाम लिखूंगा, मैंने रिवर के नाम नहीं लिखे, मुझे याद है, भूलना नहीं। तो जैसे हमने होंगहो रिवर को क्यों कहा, क्योंकि वो लोएस के मैदान से जाती है, तो वहां पर पीले रेतों की प्रधानता ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर पीले रेत पाए जाते हैं, तो इसका रंग पीला दिखता है, येलो रिवर कहा गया। यहाँ से सिचुआन बेसिन या रेड बेसिन, ये जो है ये लाल बलुआ मैदानी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से ये नदी गुजरती है, तो इसको ये कैसे दिखती है? ये लाल दिखती है, तो इसको क्या कहा जाता है? रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा गाइज? कवर अप करना पड़ेगा। देखो एक बात बता दूं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, जान लो, और अगर एक्टिव नहीं है, और ये भी बात मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ज्यादा ना जो लोग ज्यादा हर चीज में ये करना वो करना करते हैं ना, तो वो कभी किसी चीज को पकड़ नहीं बना पाते हैं। आप मेरी पूरी की पूरी ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर लो, ठीक है, ओशियोनोलॉजी, क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब पढ़ाऊंगा इतने दमदारी तरीके से कि आप कहोगे सर मजा आ गया पढ़ के। ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन
थोड़ी सी मेहनत आपके प्रति अप्रोच होना चाहिए। अच्छा, वो सब टॉपिक पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। जब आप मेंस लिखते हो, मेंस में उसके क्वेश्चंस होते हैं, तब वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का फंडा रहता है कि पहले हम प्री वाला जो बैकग्राउंड है, प्री वाला बैकग्राउंड कर ले, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो सबसे पहले प्री ही देना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट मेंस तो दोगे नहीं आप। तो अगर आप पहले प्री वाली चीजों को अच्छे से कर लोगे तो मेंस वाले में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि अगला इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किन किन चीजों को देखना है। ठीक है, तो क्यों इसे वाटिका, चीन की वाटिका किस बेसिन को कहा जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बता ले जाओगे कि सर किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। अब इसके साथ ही हम इसके माउथ पर चर्चा करते हैं, इसके माउथ को लेकर। ठीक है, इसको किसको लेकर चर्चा करेंगे, इसके माउथ को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके माउथ को लेकर कहते हैं। ठीक है, माउथ, MOUTH, माउथ यानी मुहाना, मुहाना हो गया, ये मुहाना लिख लिए, ये हो गया माउथ यानी मुहाना के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें कई सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले देखा जाए तो जहां से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, कोरोना वायरस की, पहले उसी शहर को लेते हैं, उसे कहा जाता है वुहान शहर, वुहान शहर। अब आज आपको पता चल जाएगा कि वुहान शहर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसका माउथ मुहाना कहां बनाती है, तो नीचे ही लिख लेते हैं। इसका जो मुहाना बनाती है वो ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर में ये क्या करती है, अपनी मुहाना बनाती है। काम खत्म कर दो। हुआन शहर याद रखिएगा, हुआन शहर किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जाए तो हुआन शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा यह यांगसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यह जो है इस्पात एवं इस्पात उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। दो बातें यहां से हम लोग को समझेंगे। पहला लिख लेंगे कि इस्पात वह भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग जाना जाता है। ठीक है, भारी ईएनजी मतलब इंजीनियरिंग समझ लीजिएगा, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। दूसरा, कोविड-19 की शुरुआत यहीं से हुई। कोविड-19 महामारी की शुरुआत कहां से हुई थी, वुहान शहर से हुआ था। महामारी की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत भी कहां से हुआ था, यहीं से हुआ था। और सिर्फ ये इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि जितने भी इसका ये बहुत बड़ा मार्केट भी कहा जाता है कि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट अगर देखा जाए, जानवरों का मार्केट जो होता है सबसे बड़ा यही का, इसे मीट मार्केट भी कहा जाता है। देखिएगा, यह जो है यह चीन का सबसे बड़ा, चाइना का सबसे बड़ा मीट मार्केट भी है। मीट मार्केट भी कहा जाता है, जहां पर बंदर, सांप, कुत्ता, सुअर, तमाम ऐसे केकड़े होते हैं, छिपकलियां होती हैं, मूस होता है, इन सबको बहुत बढ़िया से, जैसे हम लोग के मुर्गा उर्गा का दुकान होता है सब्जी उब्जी की, उसी तरह के हुआन शहर में इस तरह के बाजार लगते हैं, जहां पर बंदर की खोपड़ी बेचा जाता है, कुत्ते का मांस बेचा जाता है, सांप, मतलब हमने तो जब देखा था भाई, हमने तो मैं जानता था, लेकिन टीवी में जब देखा कि इस तरीके से लोग वहां के खाते हैं तो ऐसे लगता है कि जो पढ़ते थे नरभक्षी, वही है, बिल्कुल वही है नरभक्षी। सोचो मूस कौन खाता है यार, और सांप, कीकड़े, उन लोगों की बहुत बेहतरीन डिश है। कहा जाता है कि वहां के जो बंदर का जो मस्तिष्क होता है, बंदर के मस्तिष्क वो लोग खाते हैं जो बहुत बड़े घराने के लोग होते हैं, जो रईस लोग होते हैं वो बंदर की खोपड़ी खाते हैं, बहुत केचुआ, जिंदा केचुआ खा जाते हैं, ऑक्टोपस आपने देखा होगा, ऑक्टोपस को बॉईल करके खा जाते हैं, मूस का सूप पी लेते हैं। इस तरह के तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो इस हुआन शहर में मिलती हैं, और इसी की वजह से कहा जाता है कि कोविड-19 जब आया था तो यहाँ से कोविड-19 की महामारी की शुरुआत यही हुआन शहर से ही हुई थी। हुआन शहर, क्वेश्चन क्या बन सकता है, हुआन शहर किस देश से बिलोंग करता है, चाइना से बिलोंग करता है। हुआन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, यांगसी नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाए कि चाइना का सबसे बड़ा, यहाँ लिख लेते हैं, सबसे बड़ा ये कौन सा है, मीट मार्केट के रूप में जाना जाता है, मीट मार्केट कहलाता है। ये हो गया आपका हुआन शहर के बारे में। अब अगर आपके मन में आएगा सर हुआन शहर कहाँ है, पहले इसके बारे में बता दो। चलो, ये रहा हुआन शहर के बारे में। हुआन, बहुत बढ़िया से पढ़ाया मैंने आज आपको इसको, बहुत बढ़िया से। मैं तो सेटिस्फाई हूं पढ़ाने से। अब आप क्लियर कर लो कि आप कितने सेटिस्फाई हो मेरे पढ़ाने से।
हुआन शहर हो गया, ठीक है, हुआन शहर हो गया। हुआन शहर के साथ साथ दो चीजें और भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है, हुआन शहर, ठीक है, याद रखिएगा। और कहा जाता है कि जो बीजिंग प्रदेश से जोड़ने, जो बीजिंग प्रदेश है, पहले हम लोग संघाई देख लेते हैं। संघाई जो है, संघाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक संघाई इसका शहर आता है, क्या था, संघाई, क्या था दोस्तों, संघाई आता है, संघाई लिख लेंगे, संघाई, संघाई कौन सा शहर आता है, संघाई शहर आता है। तो संघाई शहर भी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहां लिख लेंगे जो संघाई शहर है, वह संघाई जो शहर है, वह संघाई शहर भी किस नदी के किनारे स्थित है, यामसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, यामसी नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहली बात अगर संघाई के बारे में है तो ये चीन का सबसे बड़ा पोर्ट कहा जाता है, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है, चाइना का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम पोर्ट लिखते हैं, चाइना लिख लेते हैं, उसी से रिलेटेड सारी बातें कर देंगे। पहला सबसे बड़ा बंदरगाह लिख लेंगे, सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा, सबसे बड़ा पोर्ट कहा जाता है यानी बंदरगाह कहा जाता है चाइना का। पूछा जाए चाइना का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो संघाई। संघाई किस नदी के किनारे स्थित है, हुआन शहर के किनारे स्थित है। हर एक एक चीज को बहुत बारीकियों से समझना होगा, चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला सेगमेंट मैंने आपको पूरा करा दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एक दो तीन चीजों को और देख लेंगे। तो हुआन शहर हम लोगों ने देख लिया कि इस्पात भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत हो गई। चाइना का सबसे बड़ा मीट मार्केट है, मांस मार्केट भी कहा जाता है। और संघाई चीन का सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है। ये चीजें हमने यहाँ तक जान ली। दो बातें इसमें और समझनी पड़ेगी। मैंने आपको एक यहाँ पर बीजिंग बताया है, क्या बताया है, मैंने आपको यहाँ पर एक बीजिंग रूट बताया है, यहाँ पर हमने संघाई बताया। देखिए ये संघाई है, यहाँ पर बीजिंग है। मैं बीजिंग को ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। जहां पर मैंने बी से बीजिंग लिखा है, ये बीजिंग हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या किया गया है कि एक तरह का कैनल बनाया गया है। कैनल का मतलब क्या होता है, नहर बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। एक तरह के कैनल बनाया गया जिसे ग्रांड नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रांड कैनल बनाया गया है। क्या बनाया गया, ग्रांड कैनल, ठीक है। या कह सकते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ग्रांड नहर का निर्माण किया गया है, ग्रांड नहर बनाया गया है। पूछा जा चुका है कि ये जो ग्रांड नहर है वह किस देश से बिलोंग करता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा। तो आप प्यार से कहते हैं कि सर ये जो इसका विस्तार है वो कहां पर है, चाइना में है। सबसे पहली बात तो यही कर लीजिएगा। और ग्रांड की अगर हम बात करें, ग्रांड की अगर हम बात करें तो इसकी क्या विशेषता है, याद रखिएगा। यह नहर इसलिए बनाया गया था ताकि जो बीजिंग वाला रूट है, बीजिंग और संघाई को जोड़ा जा सके। बीजिंग और संघाई को क्या किया जा सके, इनके दोनों नदियों के जलीय क्षेत्रों को जोड़ा जा सके। तो संघाई और बीजिंग को जोड़ने के लिए, संघाई और बीजिंग को जोड़ने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। देखिए मैंने दिखा भी दिया है। तो अगर आप कह सकते हो कि यह जिसका निर्माण किया गया है वह संघाई मतलब बीजिंग प्लस संघाई, क्या कर सकते हैं, प्लस संघाई, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया गया था, इन दोनों को जोड़ने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। पूछा जाए किस नदी से रिलेट करता है ये, किस नदी से, तो आप प्यार से कहिएगा सर ये जो बताया गया है ये यामसी नदी पर बताया गया है। किस नदी पर ये स्थित है भैया, यामसी नदी पर स्थित है। ये वाला भी पॉइंट्स अपने माइंड में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप जानना चाहते हैं कि सर ये ग्रांड बांध कहां पर है गाइस, मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर है, यहीं पर बनाया गया है ग्रांड बांध। ये ग्रांड के नहर जो है वो यहीं पर बनाया गया है। तो इसको आप लिख सकते हो डॉट 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 करके, यहाँ पर लिख सकते हो ग्रांड नहर, ऐसे करके आप लिख सकते हो कि ग्रांड नहर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप ग्रांड नहर वाला सेगमेंट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, देख सकते हो कि ग्रांड नहर यहाँ पर लिखा गया है। ये बात आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद इसी पर क्या किया गया है, एक तरह का डैम बनाया गया, बांध बनाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है। इसी पर क्या किया गया है, एक डैम निर्मित किया गया है, एक डैम बनाया गया। और डैम का मतलब क्या होता है, बांध होता है। उसका जो नाम होता है थ्री ब्राज बांध कहा जाता है, थ्री ब्राज बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, थ्री, या इसको क्या कहते हैं, थ्री ब्राज बांध कहा जाता है, थ्री ब्राज बांध कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन करने वाला क्या है, बांध है। ये जो है यह एशिया का सबसे बड़ा क्या है, विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है।
तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग एक पॉइंट करके कि एशिया का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन बांध है। विद्युत उत्पादन बांध है। याद रखिएगा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, विद्युत उत्पादन बांध है। ठीक है, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, विद्युत उत्पादन बांध है। तो ये हमारा हो गया एशिया का क्या है, सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन बांध है गाइस। ये यांगसी नदी का पूरा मैटर रहा। देखिए इतने सारे मैटर्स मैं आपको बता रहा हूं ढूंढ के, ये आपको किसी एक किताब में पार्टिकुलर मैटर नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप इससे बहुत सारी चीजें अपनी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे वाले सेशन पे पढ़ा जाए हम लोग। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिएगा, इस आगे वाले सेशन पे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत मजेदार रिवर है, ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग। बहुत अच्छा रिवर है। चलिए हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला। ठीक है, तो आगे हम लोग को पढ़ा जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो बोलिए आगे हम बढ़ लें। चलिए ठीक है, ये वाला भी रिवर हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया और इसको अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले अपने चीजों पर आते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये पोर्शन हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। अच्छा गाइस, याद होगा मैंने आपको कर्क रेखा बताया था, याद होगा मैंने आपको कर्क रेखा रिप्रेजेंट कराया था, जो इस तरीके से मूवमेंट पर यहां से होते हुए कुछ इस तरीके से कर्क रेखा जाता था। अगर आप लोग ठीक पहचानते होंगे तो वो कर्क रेखा मैंने आपको बता रखा था, कुछ इस तरीके से हमारी एक कर्क रेखा जाती है, बताया था। इसका क्या रीजन था अभी बता देता हूं। ये हमारी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है भैया, कर्क रेखा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हमने आपको यूनान पठार पढ़ाया था, याद होगा मैंने एक यूनान का पठार पढ़ाया था, यहीं पर मैंने बताया था कि यूनान का क्या है, पठार है। मैंने आपको इसके बारे में जिक्र किया था, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने का आपको प्रयास भी किया था कि यूनान का पठार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो ये यहीं से रिवर्स निकलती है यूनान का पठार, और ऐसे होते हुए फिर ये ऐसे होते हुए फिर ये जाकर इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या करती है, गिर जाती है। और सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, क्योंकि नाम नहीं क्लियर होगा तो मजा नहीं आएगा। इसका नाम क्या था, इसका नाम था वांगहो रिवर नाम था। ठीक है, इसका नाम क्या था, यांगशी रिवर नाम था। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहां लिख देता हूं अच्छे से करके, यहां पर समझ लीजिएगा। यहां पर इसका नाम होता है सिकियांग नदी, सिकियांग नदी नाम होता है। क्या नाम होता है भैया, सिकियांग नदी नाम होता है इस रिवर का। इस रिवर का नाम क्या होता है गाइस, इस रिवर का जो नाम होता है इसे सिकियांग नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। हम इसको ब्लॉक्स में क्लियर कर देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ने किस रिवर को क्या बता दिया और कैसे बता दिया। ये इसकी है, ये इसका है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका है, ठीक है, याद रखिएगा, और ये इसका है। सिकियांग नदी के बारे में हम सब चर्चा करने वाले हैं, और सिकियांग नदी को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ा भी जाएगा गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये बहुत मजेदार रिवर है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार गाइस पूछा जा चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग सिकियांग रिवर के बारे में। सिकियांग रिवर, सिकियांग नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। जो सिकियांग नदी है, इस नदी का अगर आपसे कभी भी ओरिजिन पूछा जाए, ओरिजिन पूछा जाए तो इसका आप लोग ओरिजिन क्या बताओगे, यूनान पठार बताना। क्या बताओगे भैया, यूनान का पठार बताओगे। क्या बताओगे गाइस, यूनान का पठार बताओगे आप। देखिए हर एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, यूनान का पठार बताया जाएगा। और आपको एक चीज बता दें, ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, जो यहां से यहां तक का जो ये एरिया पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से ये फैला हुआ है, भाई जुड़ा ही तो रहेगा ना, ये सब ऐसे जुड़े रहेंगे, ये सब पूरा का पूरा ऐसे सेगमेंट जुड़ा रहेगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको साउथ चाइना सी कहा जाता है, दक्षिणी चीन सागर।
इसे कहा जाता है साउथ चाइना सी कहा जाता है, यानी दक्षिणी चीन सागर कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ा जाए, इसमें क्या करेंगे, इसका फ्लो देख लेते हैं। तो इसका फ्लो अगर देखा जाए तो इसका फ्लो क्या हो जाएगा, इसका जो फ्लो हो जाएगा उसका फ्लो कहां होता है, चाइना में होता है। सबसे पहले बात तो चाइना लिख लेते हैं। चाइना के बाद अगर हम इसके माउथ की बात करें, MOUTH, माउथ का मतलब क्या होता है, मुहाना होता है। अगर हम मुहाने की अगर हम बात करें कि इसका मुहाना देखा जाए, इसका मुहाना, तो सिंपल सी बात है, इसके मुहाने को दो तरीकों से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कहां गिरता है, तो ये हम लिख लेते हैं साउथ चाइना सी में जाकर गिरता है। कहां गिरता है, साउथ चाइना सी में जाकर गिरता है। दूसरी इंपॉर्टेंस बात यहां से आपको बहुत सारी मिलने वाली। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात होगा, याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोगों ने बहुत ध्यान से समझा है, इसके किनारे 2-3 शहर स्थित हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो होता है गुआंगझाओ कहा जाता है, एक शहर है इसके किनारे जिसका नाम होता है गुआंगझाओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुआंगझाओ एक शहर है जो इसके किनारे स्थित है। इसी से संबंधित 3 चीजों को पढ़ेंगे। हांगकांग के बारे में आपने सुना होगा, हांगकांग के बारे में, हांगकांग जो है इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, ठीक है, हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। हांगकांग, ठीक है, हांगकांग हो गया, हांगकांग के किनारे ये भी स्थित है। और एक आता है मकाऊ, मकाऊ क्या होता है दोस्तों, मकाऊ। ठीक है, तो मकाऊ भी हम लोग को पढ़ेंगे कि मकाऊ क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, मकाऊ भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा, मकाऊ की स्पेलिंग गलत हो गई थी, MACAU होता है मकाऊ। ठीक है, ये 3 शहर जो है ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। गुआंगझाओ हो गया, हांगकांग हो गया और यहां पर मकाऊ हो गया। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हांगकांग, हांगकांग सब कोई जानता है कि हांगकांग क्या इंपॉर्टेंट है घूमने के लिए। ठीक है, घूमने के लिए बहुत फेमस है हांगकांग, लोग जाते भी, बहुत फेमस है, याद रखिएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या होता है, चीजों को समझ लीजिए, थोड़ा सा बहुत अच्छे से चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो हमारा ये गुआंगझाओ है, यह औद्योगिक केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है, औद्योगिक केंद्र है। ये औद्योगिक केंद्र कहा जाता है। ये चाइना का क्या है, एक औद्योगिक केंद्र है। अब औद्योगिक अगर शब्द लग गया है तो सर औद्योगिक का मतलब क्या क्या होता है, किन किन चीजों की यहाँ पर इंडस्ट्रियल, किन किन चीजों की इंडस्ट्री है। औद्योगिक केंद्र का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो सर किन किन चीजों का यहाँ पर चीजें की जाती है, जरा ये सर बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग याद करो, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक यहाँ पर बनाई जाती है, प्लास्टिक का इंडस्ट्रियल है। उसके बाद टॉयज, TOYS, टॉयज यानी खिलौना भी बनाया जाता है, यहाँ पर टॉयज भी बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, गुआंगझाओ एक ऐसा शहर है हमारे चाइना का जो यासिकियांग नदी के किनारे स्थित है और यहाँ औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है, जहां पर प्लास्टिक बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए, ऑप्टिकल चीजें भी बनाई जाती हैं, ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल चीजें भी बनाई जाती हैं। उसके बाद ELE, इलेक्ट्रिक चीजें भी बनाई जाती है, CTRL, इलेक्ट्रिक चीजें भी क्या कहती हैं, बनाई जाती हैं। कहां पर, गुआंगझाओ का। तो ये यहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री है, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक का, बहुत प्लास्टिक से कई सारी चीजें, थैलियां वैलियां, चाइनीज थैलियां भी आती है, जानते होंगे। टॉयज, खेल चीजें बहुत सारी, फिचकारी उचकारी सब जो आते हैं, खिलौने उन्होंने बहुत सारे बनाए जाते हैं। ऑप्टिकल चीजें भी बनाई जाती है और इलेक्ट्रिक संबंधी चीजें भी इस गुआंगझाओ के क्षेत्र में बनाया जाता है। बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। वहीं अगर हांगकांग की बात करें तो हांगकांग एक चाइना का अधिकृत क्षेत्र है, चाइना का एक अधिकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, हांगकांग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये एक चाइना के अधीन क्षेत्र है। ठीक है, चाइना का क्या है, चाइना का एक अधीन क्षेत्र है, चाइना का अधीन क्षेत्र कहा जाता है। और इसे कहा जाता है, ये एक प्रशासनिक इकाई है, प्रशासनिक इकाई कहा जाता है, प्रशासनिक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशासनिक इकाई भी कहा जाता है इसको, कि क्या है, प्रशासनिक इकाई के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रशासनिक इकाई के रूप में जाना जाता है। दरअसल इसकी राजधानी पूछी जाती है हर बार कि इसकी राजधानी क्या है, तो हांगकांग की जो राजधानी होती है उसे विक्टोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विक्टोरिया कहा जाता है। तो इसका जो कैपिटल, बिल्कुल इसका एक कैपिटल है, एक देश के रूप में भी जानता है, इसका एक जो कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है, विक्टोरिया होता है। विक्टोरिया जो है इसकी क्या कही जाती है, कैपिटल कही जाती है, याद रखिएगा। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट आते हैं मकाऊ। मकाऊ जो है वो पार्टिकुलर अगर देखा जाए, इसको हटा दिया जाए तो सिर्फ इन दोनों को ही देखा जाए तो यही दो शहर आपके किनारे स्थित पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैंने वो आपको बता दिया। अब थोड़ा सा लोकेट करा लेते हैं सर कहां पर, तो बिल्कुल लोकेट करा लीजिए भैया। एक यहां पर आता है और एक आपका यहां पर आता है क्षेत्र में। तो मैं गुणांक को जी लिख देता हूं, याद रखिएगा, इसका मैं जी लिख देता हूं, इसका एच हो जाएगा, इसका एम हो जाएगा, समझ जाइएगा। तो यहां पर हो जाएगा जी से गुआंगगाऊ गुआंगझाऊ हो जाएगा और यहाँ एच से हो जाएगा हांगकांग। ये शहर दोनों के दोनों स्थित हैं। लेकिन अगर हम मकाऊ की बात करें तो मकाऊ जो है वो पर्ल नदी के किनारे स्थित है। पर्ल नदी के किनारे स्थित, पर्ल नदी के किनारे स्थित है। पर्ल नदी है उसी के किनारे के है, किनारे स्थित है, किनारे स्थित है, याद रखिएगा, किनारे स्थित है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, लोग इसको मकाऊ एक जगह है पूछा जाता है। जब तक दो द्वीपों का एक समूह भी कहा जाता है कि क्या है, दो द्वीपों का समूह भी कहा जाता है, जिसका नाम टाइपा और कोलोन होता है। क्या होता है? दो द्वीपों का समूह भी कहा जाता है। ये द्वीप समूह के रूप में भी दो द्वीपों का समूह है, ठीक है, दो द्वीप समूह कहा जाता है, जिसका नाम होता है टाइपा, टाइपा और कोलोन द्वीप, कोलोन आइलैंड, कोलोन द्वीप। इन दोनों का क्या है, इन दोनों को मिलाकर ही किसका निर्माण हुआ है। देखिए कितने डीपली आपको जाकर मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वरना मकाऊ में बोलकर निकल जाता है। इसकी व्याख्या रियली किसी किताब में जल्दी नहीं दी गई, याद रखिएगा। तो मकाऊ की बात किया तो ये द्वीप समूह है। मकाऊ दो द्वीपों का समूह कहा जाता है, जिसमें एक आता है टाइपा द्वीप कहा जाता है और टाइपा द्वीप के बाद कोलोन द्वीप कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि एक लंबे अरसे तक यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक क्षेत्र स्थापित किया था, ठीक है, ये पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन वर्तमान समय में चीन का एक विशेष प्रशासनिक इकाई भी कहा जाता है, ठीक है, जो विश्व का एक सबसे लंबा पुल जो होता है, समुद्री पुल, हांगकांग से मकाऊ तक लगभग किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हांगकांग से मकाऊ, अब मकाऊ के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसे एम कहा जाता है। यहाँ पर एम दिखा सकते हैं, एम हो गया, एक नदी दिखाना है। तो याद रखिएगा यहां से मकाऊ से जो है हांगकांग से लेकर विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल बनाया गया। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल बनाया गया है। समुद्री पुल बनाया गया है कितने किलोमीटर में दोस्त? 50 किलोमीटर में बनाया गया। ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मकाऊ का हांगकांग विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल जो बनाया गया है, जो किसको, हांगकांग से मकाऊ को क्या करता है, हांगकांग से जोड़ने का काम करता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो चीन द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, सबसे समुद्री पुल कहा जाता है। चलिए, यहां तक की कहानी मैंने आपको समझा दिया था। अब एक चीज याद रख लीजिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी गाइस लाइट कटी हुई, अभी लाइट आ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, आप सभी लोग रुके रहिएगा।